नमस्कार। आज है 30 नवंबर, दिन बुधवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रही 6.3%। आरबीआई अनुमान के मुताबिक रहा ग्रोथ। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। पहली तिमाही से कम ग्रोथ, फिर भी क्यों दुनिया के दूसरे देशों से बेहतर है भारत की रफ्तार। लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ बाजार। निफ्टी 140 अंक उछलकर 18,758 पर हुआ बंद। पहली बार सेंसेक्स पहुंचा 63,000 के पार। यूनिपार्ट्स इंडिया का आईपीओ पहले दिन 58% भरा। प्राइस बैंड 548 से 577 रुपए प्रति शेयर। चीन लगातार बढ़ा रहा है अपने परमाणु हथियार। अमेरिकी सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट 2035 तक ड्रैगन के पास होंगे 1500 परमाणु हथियार। भारत को लेकर यूएस को चीन की चेतावनी। भारत के साथ हमारे संबंधों में दखल न दे यूएस। गुजरात के कल पहले चरण का मतदान। 89 सीटों पर होगी वोटिंग। गोपाल इटालिया, रिवाबा जडेजा समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। टेबल टेनिस स्टार शरद कमल अचंता को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। निखत जरीन समेत 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक की पूरी कहानी बताते हैं आपको। क्या हुआ दिन भर, आइए देखते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब की नई गर्लफ्रेंड सामने आई है। उसने दावा किया कि श्रद्धा के मर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं है। लड़की ने बताया कि जब वो आफताब से मिलने उसके घर आती थी तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि आफताब ने इसी घर में श्रद्धा के टुकड़े रखे थे। मई में श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब ने इस नई लड़की को डेट करना शुरू किया था। दोनों की मुलाकात उसी बम्बल ऐप पर हुई थी जिसके जरिए श्रद्धा और आफताब मिले थे। ये गर्लफ्रेंड अक्टूबर में 2 बार आफताब के घर गई। उसने पुलिस को यह भी बताया कि आफताब ने उसे 12 अक्टूबर को एक आर्टिफिशियल रिंग भी दी थी। पुलिस ने उस रिंग को बरामद कर लिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पीएफआई पर बैन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कर्नाटक के पीएफआई प्रमुख नासिर पाशा ने केंद्र सरकार की ओर से बैन लगाने की कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को तत्काल प्रभाव से संगठन और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। केंद्र ने यह कार्रवाई देश भर में पीएफआई के कार्यालयों और उसके सदस्यों के आवासों पर छापेमारी के बाद की थी। जानकारी मिली थी कि पीएफआई का प्रतिबंधित सिमी और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के कई आतंकवादी संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध है। दो 2002 गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। बिल्किस बानो ने 13 मई को आए कोर्ट के आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की है। मामला आज चीफ जस्टिस के सामने रखा गया। उन्होंने इस पर विचार कर उचित बेंच के सामने लगाने का आश्वासन दिया। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच ने एक दोषी राधेश्याम शाह की याचिका पर फैसला देते हुए कहा था कि उसे सजा 2008 में मिली थी, इसलिए रिहाई के लिए 2014 में गुजरात में बने कड़े नियम लागू नहीं होंगे, बल्कि 1992 के नियम लागू होंगे। गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को इसी आधार पर 14 साल की सजा काट चुके 11 लोगों को रिहा किया था। पंजाब के संगरूर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। किसान मुख्यमंत्री आवास के पास धरना दे रहे थे। बताया जा रहा है कि किसान सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी। लाठीचार्ज में कुछ किसान घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि किसानों के साथ साथ प्रदर्शन में खेतों में काम करने वाले मजदूर भी शामिल थे। किसान सरकार से पक्का रोजगार देने के साथ ही मकान बनाने के लिए प्लॉट देने की मांग कर रहे थे। ईडी ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों के खिलाफ एक और कड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने एक और आरोपी अमित अरोड़ा नाम के कारोबारी को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक अमित का दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ बेहद करीबी संबंध है। ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। अरोड़ा का कारोबार दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में फैला हुआ है। अमित को मंगलवार को पूछताछ के लिए दिल्ली में ईडी मुख्यालय में बुलाया गया था। पूछताछ में लंबी प्रक्रिया के बाद देर रात अमित अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को एक बार फिर झटका लगा है। आज पीएमएलए कोर्ट ने मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। जज ने आदेश में कहा कि कुर्ला के गोवा वाला कंपाउंड की मालकिन मुनीरा प्लम्बर का बयान बेहद अहम है। ईडी ने नवाब मलिक को इसी साल 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब से वो जेल में है। हालांकि तबीयत खराब होने की वजह से फिलहाल उन्हें मुंबई के कुर्ला स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। और आइए अब देखते हैं हमारी कवर स्टोरीज। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े पेश कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर 6.3% रही। जीडीपी के आंकड़े अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। दूसरी तिमाही में विकास दर के आंकड़े पहली तिमाही से भले ही कम हैं, लेकिन वैश्विक हालात को देखते हुए इन्हें संतोषजनक माना जा रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष की समीक्षाधीन तिमाही में ग्रोथ रेट के लिए कराए गए पोल में अर्थशास्त्रियों ने इसके 6.2% रहने का अनुमान जाहिर किया था। आरबीआई ने बीती तिमाही में जीडीपी की विकास दर लगभग इतनी ही रहने का अनुमान लगाया भी था। जीडीपी के आंकड़े जारी करते हुए कहा गया कि वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 38.17 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 35.73 लाख करोड़ रुपए पर थी। देश का जीएवी यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड इस तिमाही में 5.6% रहा, जबकि अप्रैल जून तिमाही में यह 12.7% था। वहीं पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 8.3% रहा था। आपको बताएं कि पिछली तिमाही यानी कि अप्रैल जून में विकास दर 13.5% रही थी। भले ही भारत की जीडीपी ग्रोथ इसके मुकाबले कम है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत के हालात काफ़ी बेहतर हैं। जहां एक तरफ दुनिया भर में मंदी की आशंका बढ़ रही है, ब्रिटेन जैसे विकसित देश मंदी के वहां पर साफ तौर पर जो आसार है वो दिखने शुरू भी हो गए हैं। ऐसे में भारत की इकोनॉमी जो ग्रोथ है वो बेहतर मानी जा रही है। लेकिन आज का ये जो पूरा आंकड़ा सामने आया है जीडीपी का, उसकी और बारीकी से पड़ताल करने की भी आवश्यकता है। बिटवीन द लाइंस क्या है, स्टोरी क्या है, ग्रोथ की स्टोरी, भारत की कहानी क्या नजर आ रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान ईवाई इंडिया में चीफ पॉलिसी एडवाइजर डीके श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर, आज के आंकड़ों पर आपका नजरिया क्या है? क्या अनुमान के मुताबिक इसे कहा जाएगा या कुछ और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? मुख्य प्रश्न ये है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था मीडियम टर्म में 7% ग्रोथ को पूरा कर पाएगी, यानी अगले 3-4 सालों में 7% का औसत ग्रोथ दिखला सकेगी कि नहीं। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तिमाही के जो नतीजे आए हैं उसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही रास्ते पर है। अगर पूरे फर्स्ट हाफ को देख लिया जाए तो ग्रोथ रेट करीब 9.7% है और आरबीआई का अनुमान लगभग इतना ही था। और अगर आरबीआई का अनुमान अगली छमाही के लिए देखा जाए जो कि 4.6% है, तो दोनों को मिलाकर पूरे साल का जो की समृद्धि दर जो है लगभग 7% होनी चाहिए, विच इज वेल ऑन कोर्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या FY24 में जो बजट आएगा उसकी सहायता से अगले सालों में भी हम लोग कम से कम 2 चीजें कर पाएंगे। एक तो ये कि समृद्धि दर को कम से कम 6.5 to 7% के बीच में रख पाएंगे और फिस्कल डेफिसिट जो केंद्रीय सरकार की है जो कि बजटेड करीब 6.4% है, उसको कम करते करते धीरे धीरे हम लोग उसको जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है और जिसका लक्ष्य 3% है वहां तक ले जा सकेंगे। इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में जो नीति निर्धारक हैं वो इसको सही दिशा में ले जा रहे हैं। समृद्धि को बहुत सपोर्ट मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन से और ये बात साफ होती है अगर हम लोग देखें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस और अदर सर्विसेज में ग्रोथ कितनी है, तो इस क्वार्टर में जो ग्रोथ है वो करीब 14.3% है, जो कि बहुत
हेल्दी ग्रोथ मानी जाएगी। लेकिन एक जगह सर थोड़ा सा चिंता बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो कि माइनस में चली गई है। डी ग्रोथ के इसकी वजह से आप कुछ इम्पैक्ट देख पा रहे हैं या आपको इसके कारण कुछ समझ में आए? सेक्टोरल पर्सपेक्टिव में जब देखें तो दो चीजें साफ नजर आती हैं। एक तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में नेगेटिव ग्रोथ दिखलाई पड़ रही है इस तिमाही में, मगर जो सही कंपैरिजन है वो ये करना चाहिए, इसको कंपेयर करना चाहिए पिछले साल से नहीं, इसको कंपेयर करना चाहिए प्री कोविड यानी 19-20 का जो लेवल था उसके हिसाब से, और वो कंपैरिजन करें तो ये -4.3 ना हो करके +6.3 है। इसी तरह से ऐसा लगता है जैसे कि जो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट का जो ग्रोथ इस तिमाही में 14.7% दिखलाया जा रहा है, वो बहुत हेल्दी है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उसको प्री कोविड लेवल में करस्पॉन्डिंग क्वार्टर से कंपेयर करें तो खाली ग्रोथ 2.1% आता है, यानी 14.7 पॉजिटिव है, लेकिन सच में उतना अच्छा नहीं है अगर प्री कोविड कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग का -4.3 अगर सीधे सीधे देखें तो लगता है कि जैसे एक नेगेटिव सिग्नल आया है, लेकिन प्री कोविड कंपैरिजन में अभी भी ये पॉजिटिव है। लेकिन सर मैन्युफैक्चरिंग ही प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एक्सपोर्ट भी घटा है जो हमने पिछली बार डेटा देखे थे। तो आपको लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए या इसको स्पेसिफिकली एड्रेस करना पड़ेगा? नहीं, एड्रेस तो जरूर करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट को बहुत से चैलेंजेस आए इसलिए कि जो विश्व बाजार में मंदी का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए और सप्लाई साइड में बहुत सी रिजिडिटीज हुई और क्रूड की प्राइसेस बढ़ती गई विश्व बाजार में, उसका भारत पर बहुत असर पड़ा है। और बाकी दुनिया में रिसेशन हो रहा है या स्लो डाउन हो रहा है जिससे एक्सपोर्ट की डिमांड कम हुई है, तो और उससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी लिंक्ड है। तो ये चिंता का विषय जरूर है। और जहां तक सरकार की भूमिका का सवाल है तो सरकार डिमांड को सपोर्ट कर रही है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिमांड भी है, बाई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसको जिस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए वो असली परिप्रेक्ष्य ये है, पहला सवाल कि क्या इंडियन इकोनॉमी अब कोविड के बाद नॉर्मलाइज हो गई, और उसका उत्तर यह है कि हम लोग करीब करीब नॉर्मलाइजेशन पर पहुंच गए। और ट्रेड होटल सेक्टर में पहले तिमाही में हम लोग नेगेटिव में थे, लेकिन अब करीब करीब जो है वो हम लोग बराबर पहुंच गए। अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव है पूरे छमाही को देखें, लेकिन अगले 2 क्वार्टर्स में पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो जो अगला साल है उसमें एक तरह से पहली बार ऐसा होगा कोविड के बाद कि इंडियन इकोनॉमी नॉर्मल ग्रोथ की ओर बढ़ चलेगी और तब नॉर्मल ग्रोथ ड्राइवर्स जो है ऑपरेट करने लगेंगे। इसमें कितने क्वार्टर आप कह रहे हैं सर लगेंगे अभी? इसमें 2 क्वार्टर और लग जाएंगे, और वो भी खाली एक सेक्टर के लिए, ट्रेड होटल्स वाला जो सेक्टर है। लेकिन ये सेक्टर जरा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है, और यही वो सेक्टर था जो सबसे ज्यादा सफर किया था क्योंकि ये कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर भी है। तो कोविड का जो नेगेटिव प्रभाव था सबसे ज्यादा इसी के ऊपर पड़ा था। एक और सेक्टर है सर, उसमें कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है उसमें भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आपने जॉब जनरेटिंग सेक्टर की बात करी, अभी हम इस पे देख रहे हैं कि सालाना आधार पर इस पे भी थोड़ी सी ग्रोथ घटी है, तो इसको आप किस तरह से एनालाइज करते हैं सर? देखिए, कंस्ट्रक्शन में जो अगर सेकेंड क्वार्टर का ग्रोथ देखें पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो वो ग्रोथ जो है वो करीब करीब जो है वो 6.6 है, जबकि अगर हम लोग FY20 से कंपेयर करें प्री कोविड तो वो 7.6 है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर प्री कोविड नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है। ओके। तो नॉर्मलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर एग्जामिन करें इन आंकड़ों को, तो हम लोग सारे सेक्टर्स में नॉर्मलाइज हो गए एक्सेप्ट ट्रेड होटल्स, उसमें जरा सा मार्जिन रह गया। 1 या 2 क्वार्टर और लगेंगे, हम लोग पूरी तरह नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक सर इकरा की रिपोर्ट कह रही थी, जिसमें मैं पढ़ रहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस पर बहुत ज्यादा फोकस था पिछले बजट में सरकार का, और सरकार ने कहा था कि भाई जीडीपी ग्रोथ हासिल करने की के लिए हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतना आ नहीं रहा है।
लेकिन अगर हम पहली छमाही में अगर हम देखें तो हमारा खर्च कम रहा है। इकरा कह रही है कि अगर टारगेट आपको पूरा करना है तो आपको 57% बढ़ाना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या हम वाकई में, इकरा जैसा कह रहा है कि हम टारगेट हासिल नहीं कर पाएंगे, आपको भी लग रहा है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर में दो बातें हैं। एक तो यह है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर इकट्ठा करके देखा जाए तो क्या परिप्रेक्ष्य बनता है, और प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो पिकअप कर रहा है, क्योंकि इसका एक दूसरा जो इंडिकेटर है वो है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो की क्या स्थिति है। तो वो 70 से 75% के बीच में चल रही है, जो कि एक अच्छा बेंचमार्क माना जाएगा। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर ने काफी एम्फेसिस दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के एक्सपेंशन पर, और एक फिस्कल सपोर्ट जो है वो मिल रहा है। इनफैक्ट इसका एक फिस्कल पर्सपेक्टिव है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पहले 7 महीने में देखा जाए, इत्तेफाक से आज ही सरकारी केंद्रीय सरकार के जो वित्तीय परफॉर्मेंस है उसके नंबर्स भी आए हैं। तो उसके हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ जो है बहुत रोबस्ट है, और जो टैक्स रेवेन्यू परफॉर्मेंस है वो जो बजटेड एस्टिमेट्स थे उनके कंपैरिजन में 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा होने का अनुमान बन रहा है, अगर जो सीजीए के नंबर है उनको पूरे साल के लिए प्रोजेक्ट किया जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बजटेड नंबर्स के हिसाब से जो खर्चे चल रहे थे उससे कहीं ज्यादा संभावना है सरकारी खर्च को बढ़ाने की, और मुख्य जो एम्फेसिस होगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही बढ़ाने की होगी। तो ये स्टिमुलस बनेगा और इससे प्राइवेट सेक्टर भी जो है उसका इन्वेस्टमेंट इंड्यूस होगा। ठीक। अच्छा, आज सर बड़ा एक दिलचस्प बयान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का आया और उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक जो है वो महंगाई थामने में नाकाम रहा है। और एक तो उन्होंने स्वीकारोक्ति दी, एक तो दूसरा थोड़ा सा वो चिंता भी जाहिर कर रही हैं कि कहीं फोकस जो है अब महंगाई ना हो जाए जबकि ग्रोथ रहना चाहिए था। तो इस पर आपका एनालिसिस क्या है सर? ग्रोथ की एम्फेसिस तो बिल्कुल सही है, लेकिन महंगाई की चिंता थोड़ी एक्सेसिव है, क्योंकि बाकी दुनिया में जो महंगाई है उसके परिप्रेक्ष्य में ही भारत की महंगाई को देखना चाहिए। और ये एक्सोजेनस फैक्टर से ड्रिवन है। पर्टिकुलरली जो क्रूड प्राइसेस हैं वो जो इंपोर्ट बिल बढ़ा देती हैं और सारी यूनिट कॉस्ट को बढ़ा देती हैं, इसलिए जो है वो जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन हम लोग का जो इंक्रीज है इन्फ्लेशन का बाकी बड़े बड़े एडवांस कंट्रीज में भी और इमर्जिंग इकोनॉमीज में उसके कंपैरिजन में काफी अच्छा रहा है। तो मेरे अनुमान से ये चिंता एक राजनीतिक अवश्य हो सकती है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से विशेषतः अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एम्फेसिस अभी भी नीति निर्धारकों की ग्रोथ पर ही होनी चाहिए, और आरबीआई जो है वो 6% से थोड़ा ही ज्यादा पर चल रहा है, जो कि मेरे अनुमान के हिसाब से अच्छा है, कि उसका एक फायदा है, और वो फायदा ये है कि हम लोग का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रियल जीडीपी ग्रोथ से करीब करीब 10% से भी ज्यादा है, 10% पॉइंट से भी ज्यादा है, और उसका एक प्रभाव पड़ता है टैक्स रेवेन्यू की बॉयंसी के ऊपर। इसी कारण से हम लोग का जो बजटेड असम्पशन है उससे करीब 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा टैक्स रेवेन्यू आ रहा है। तो एक हाउस होल्ड की दृष्टि से भी और सरकार की वित्तीय दृष्टि से भी थोड़ा चिंता की बात अवश्य है, लेकिन एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसके कुछ पॉजिटिव स्पिन ऑफ्स भी हैं। बट आज का वित्त मंत्री का बयान आप किस तरह से देखते हैं, और महंगाई का प्रोजेक्शन आप ट्रेजेक्टरी क्या देख रहे हैं? क्या अभी आरबीआई को और बदलाव करने पड़ेंगे, रेट्स में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, या वहां पर भी कोई स्कोप देख पा रहे हैं आप? मुझको उम्मीद है कि अभी भी आरबीआई को शायद जो पॉलिसी रेट है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये बढ़ोतरी 25 से 35% बिंदुओं की हो सकती है, और 6% से कम लाने की आवश्यकता है,
जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है या टारगेट है। और मेरा ख्याल है कि शायद 2 या 3 क्वार्टर लगेंगे वहां तक पहुंचने में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही विस्तार से जीडीपी के जो आंकड़े होते हैं अक्सर बड़े जटिल होते हैं, आम लोगों को समझ में नहीं आते, लेकिन बिटवीन द लाइंस आपने बहुत ही शानदार विश्लेषण किया उसका। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीके श्रीवास्तव सर, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, दुनिया भर के लिए चीन ने एक बार फिर टेंशन पैदा कर दी है। चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिका का रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन परमाणु हथियारों की संख्या जिस तेजी से बढ़ा रहा है उससे 2035 तक उसके पास 1500 परमाणु हथियार होंगे। विभाग के मुताबिक अभी चीन के पास 350 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चीन ने 2021 में 135 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। यह संख्या पूरी दुनिया में पिछले साल किए गए परीक्षणों में सबसे ज्यादा है। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया का सबसे आबादी वाला देश अपनी बढ़ती हुई सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। चीन का परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाना सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। बीजिंग भले ही हमेशा ये कहता आया हो कि वो पहले इस्तेमाल नहीं करने की नीति अपना रहा है, यानी कि वो परमाणु हमला होने पर ही जवाबी हमले की नीति पर चल रहा है, लेकिन परमाणु हथियारों को लेकर चीन कभी भी पारदर्शी नहीं रहा। चीन हमेशा अपनी वास्तविक परमाणु शक्ति के बारे में दुनिया को बताने से बचता रहा है। वो हमेशा दावा करता रहा है कि उससे सिर्फ उतने ही परमाणु हथियार हैं उसके पास जिससे कि वो केवल संभावित हमलावरों को डरा सके। लेकिन चीन के इन दावों पर यकीन करना तब मुश्किल हो जाता है जब वो परमाणु हथियार नियंत्रण वार्ता में शामिल होने से इनकार कर देता है। इस वार्ता में अमेरिका और रूस शामिल हैं। अमेरिका चीन को परमाणु हथियार नियंत्रण वार्ता में शामिल करने की कोशिश कराता रहता है, लेकिन चीन ने अब तक इस आधार पर निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि उसकी परमाणु शक्ति अमेरिका और रूस की तुलना में बहुत छोटी है और उसकी परमाणु शक्ति केवल मिनिमम डेटरेंट है, जो कम से कम जो भयादोहन होता है। चीन की बढ़ती परमाणु शक्ति से अमेरिका के साथ ही भारत को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले काफी वक्त से दोनों देशों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, तनाव बना हुआ है। भारत को लेकर चीन भी काफी सावधानी पूर्वक कदम उठा रहा है और ये बात पेंटागन की रिपोर्ट में ही सामने आई है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिका को भारत के साथ उसके संबंधों में दखल नहीं देने की चेतावनी भी दी है। पेंटागन की माने तो चीन की ये चेतावनी दर्शाती है कि वो भारत के साथ तनाव कम करना चाहता है। चीन की मंशा है कि भारत अमेरिका के और करीब न जाए। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक चीन भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आपको ये भी बताएं कि चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, बन गया अभी फिलहाल। 2021 में भारत का चीन के साथ व्यापार 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा था। भारत ने इस दौरान चीन से 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आयात किया, जबकि भारत ने इस दौरान सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए का चीन को निर्यात किया। तो ट्रेड डिफिसिट एक जगह है अपनी, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों पर ये एक बड़ा महत्वपूर्ण दौर चल रहा है, बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। और ऐसे में परमाणु हथियारों पर जो पेंटागन की रिपोर्ट आई है उसने कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा दी हैं। थोड़ा सा और डिटेल चर्चा इस पर करते हैं और मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। ORF में डिस्टिंग्विश्ड फेलो मनोज जोशी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोशी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पेंटागन की इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं सर? ये एक स्वाभाविक ऑब्जर्वेशन है अमेरिका का, या इसमें चिंता की बात होनी चाहिए भारत के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ ये एक स्वाभाविक जो है, ये अमेरिका में ऐसी रिपोर्टें आती रहती हैं। सरकारी डिपार्टमेंट जब ये रिपोर्ट रखते हैं वो एक नज़र जो है अपने बजट पे रखते हैं कि मतलब जो हम उसी US कांग्रेस के पास जाएंगे बजट के लिए, बजट की मांग के लिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि एक और संस्था है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, उसके अनुमान से अभी तक रूस के पास 4500 करीब वॉरहेड हैं, परमाणु वॉरहेड हैं। अमेरिका के पास 3700 और चीन का नंबर वो देते हैं 350 फिलहाल। मतलब आज की बात, ये जनवरी की रिपोर्ट है, ये है। अब ये भी सच है कि चीन
पिछले साल ये सामने आया है कि चीन ने 250 नए साइलो बनाए हैं जहां की मिसाइल जो है स्टेशन हो सकती हैं। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल होती हैं, जो खासकर जो लैंड बेस्ड होती हैं, उनको साइलो में डाला जाता है, नीचे खोद के अंदर को डाला जाता है। तो 250 साइलो, 3 अलग अलग इलाकों में सैटेलाइट इमेजरी भी मिली है। तो ये तो साफ है कि चीन अपनी क्षमता जो है वो बढ़ा रहा है। ये तो खाली लैंड बेस्ड मिसाइल है, पर यह है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन भी बढ़ा रहा है, और रोड मोबाइल, मतलब जो मिसाइल जो है सड़क में बड़े बड़े ट्रकों में लेस हो सकती हैं, ऐसी मिसाइल की तादाद भी बढ़ा रहा है। पर कितनी बढ़ा रहा है, या वाकई में 1,500 कर देगा या नहीं कर देगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अक्सर मुल्क ये फिगर नहीं देते। हाँ, रूस और अमेरिका के आंकड़े मिलते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो है एक समझौता है, स्टार्ट समझौता है। उसके अंतर्गत जो है वो एक दूसरे को ये खबर देते हैं और एक दूसरे के आर्सेनल पे निगरानी रखते हैं। और जहां तक कि चीन है, जैसे आपने खुद कहा अभी कि चीन इन बातों में शामिल नहीं होना चाहता है। वो कहता है कि हमारी जो क्षमता है वो तो बहुत ही मामूली है। बट इस रिपोर्ट में जो यूएस कह रहा है कि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं उनकी संख्या अचानक से बढ़ी है, और ये वो रिएक्टर्स है जहां पर प्लूटोनियम बनता है सबसे ज्यादा, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स में होता है। तो क्या इस जो अमेरिका की इस मोर्चे पर जो चिंता है उसे नजरअंदाज किया जा सकता है सर? अब यही जो है बहुत बारीकी की बात है, क्योंकि ऐसा है कि अब आप जानते हैं कि पिछले 5-10 साल में अमेरिका और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं वो अब तेजी के कंपटीशन के बढ़ गए हैं। मतलब उसमें वो खुलेआम दोनों साइड कहती हैं कि हम लोग जो है एक दूसरे से compete कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में क्या चीन 3050 वॉरहेड से संतुष्ट होगा? क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका के पास इस समय 3700 मिसाइल हैं, 3700 वॉरहेड हैं। पर ये केवल वॉरहेड का खेल नहीं है। चक्कर ये है कि फिलहाल चीन जो है वो घबराता है इस बात से कि आज की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है, आधुनिक टेक्नोलॉजी समझ लीजिए कि जो प्रिसिशन स्ट्राइक, मतलब प्रिसिशन स्ट्राइक का मतलब कि नॉन न्यूक्लियर मिसाइल भी बहुत ही एक्यूरेटली मार कर सकती है। उससे जो है चीन घबराता है कि कहीं अमेरिका जो है अपने जो ये 3700 वॉरहेड हैं, जो उनकी प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं, उससे वो उसको नंगा कर देगा। मतलब एकदम अचानक हमला करके। और उसके जो वॉरहेड है 350 वॉरहेड, जो लगा लो उनका जो कुछ वो कहते हैं, उससे उनका काम नहीं बनेगा। तो उनको अपनी जो है अपने आंकड़े बढ़ाने हैं, अपने नंबर बढ़ाने हैं। तो ये जरूर लग रहा है कि उस दिशा पे चीन जा रहा है। एब्सोल्युटली। बट सर, अब थोड़ा सा हमें अगर वस्तु स्थिति का आकलन अभी करें, ठीक है, अमेरिका की अपनी चिंताएं हैं, स्वाभाविक रूप से वो एक खास दिशा में चीन को लेकर अपने विचारों को व्यक्त करता है। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति हैं चीन के लिए, और ख़ास तौर से उसकी आंतरिक परिस्थितियां, जो वहाँ पर जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी के बाद जो वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, वहाँ का बैंकिंग सिस्टम, वहाँ का रियल एस्टेट एकदम स्थिति उसकी बिल्कुल ख़राब हो गई। इसके अलावा शी जिनपिंग को वहाँ पर लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या अगर पूरे चीन को अगर अपने पूरे न्यूक्लियर पॉलिसी पर आगे बढ़ना होगा, तो क्या उसकी घरेलू परिस्थितियां उसे ये इजाजत दे रही हैं कि वो अभी इतना बड़ा जोखिम ले? देखिए, ऐसा है कि जो कुछ भी चीन की परेशानियां हैं, मतलब आप सही कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का मामला है, वहाँ जीरो कोविड पॉलिसी की उलझने हैं,
फिर भी चीन की आर्थिक स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी लोग कहते हैं, और साथ साथ चीन की सरकार ने काफी कदम उठाए हैं। अब ये जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से वहां बड़ा डिसरप्शन हुआ है और होगा, और चीन की सरकार को ये तय करना है कि क्या वो जीरो कोविड पॉलिसी पे लगे रहें या उसको मॉडिफाई करें। इसमें कोई शक नहीं है, पर वहां पर भी दुविधा में हैं, क्योंकि अगर पॉलिसी को खत्म कर दें तो हो सकता है कि वहां ये ओमिक्रॉन, क्योंकि इस समय कोविड जो है ओमिक्रॉन फैल रहा है, ये इतनी तेजी से फैलता है कि ये घबराहट है कि चीन में अभी तक चीन ने जहां पे जितने उनके इंतकाल हुए थे, डेथ हुए थे, वो और दुनिया के और देशों से बहुत कम है। हिंदुस्तान, यूएसए, इनसे बहुत बहुत कम है। और इस समय एकदम जो है, अगर वहां पे लोग आईसीयू में जाना पड़े, बीमार हों, और वहां पे मौतें जो हैं वो बढ़ने लगे तेजी से, उसका ज्यादा आंतरिक खतरा है। तो इसलिए शी जिनपिंग के लिए ये दुविधा है कि अगर ये पॉलिसी को बंद कर दें, खत्म कर दें, तो ये खतरा है कि ये जो कोविड है ये बड़ी तेजी से फैल सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि चाइना ने अपने जो बुजुर्ग जो सेक्शन है अपनी पॉपुलेशन की, उनकी वैक्सीनेशन ठीक तरह से नहीं करी है। वहां केवल 60% जो है वैक्सीनेट हुए हैं और केवल 30% को बूस्टर मिला है। ऐसी हालत, और आप जानते हैं कि कोविड जैसी जो बीमारी है, ये ज्यादातर जो है जिनकी उम्र ज्यादा होती है उन्हीं को निशाना बनाती है। तो इस समय चीन दुविधा में फंसा है, पर ये ना सोचिए कि जहां तक कि उनकी परमाणु नीति है, न्यूक्लियर वेपन्स पॉलिसी है, उस पर कोई असर पड़ेगा इसका। अब सर, भारत के नजरिए से ये जिस भी दिशा में चीन की परमाणु नीति जा रही है, उससे सबसे ज्यादा चिंता किसे करनी चाहिए? स्वाभाविक रूप से भारत के लिए तो बड़ा चुनौती है ही, लेकिन चीन इसे किसके खिलाफ एक डेटरेंट के रूप में इस्तेमाल करना चाहेगा? मैं 2-3 इश्यूज हैं। ताइवान का इश्यू अलग चल रहा है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में उधर जापान से है, यूएस के साथ तो लगातार तनातनी है ही, और भारत भी है। तो आप क्या देखते हैं, ये पॉलिसी जो है ये एक ओवरऑल सबके लिए डेटरेंट की तरह वो चाहते हैं, या स्पेसिफिक टारगेट्स हैं चीन के? देखिए, स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, और हमको भारत में इसको बहुत गौर से देखना चाहिए कि वाकई में अगर चीन जो है अपनी क्षमता बढ़ा रहा है तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो है पॉलिसी चीन की जैसी है। हम भी कहते हैं कि हम नो फर्स्ट यूज करेंगे, और हम भी कहते हैं कि हमारा जो आर्सनल है वो मिनिमम आर्सनल है, और हम भी कोई फिगर नहीं देते हैं, पर अनुमान लगाया जाता है कि हमारे पास करीब 160 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। मतलब वही सिपरी की जो फिगर है वो मैं आपको दे रहा हूं, 160 है। तो अगर 350 से 1500 बन जाते हैं चीन के नंबर, तो हमको ये सोचना होगा कि जिस चीज से चीन घबरा रहा है, क्या हमें उसे घबराना नहीं चाहिए क्या चीन के बारे में? क्योंकि वही चीज हमारे ऊपर लागू होती है। जैसे चीन अमेरिका से घबरा रहा है, तो इसी तरह हमको भी चीन से घबराना होगा अगर चीन वो कदम उठाएगा और अपने परमाणु क्षमता है उसको बढ़ाएगा। बिकॉज इमीडिएट थ्रेट तो हमारे लिए ही है, स्वाभाविक रूप से। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही। थैंक यू सो मच सर, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहुत ही अच्छा विश्लेषण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी हमने चर्चा भी की थोड़ी सी। चीन के युवा सड़कों पर उतरकर ब्लैंक पेपर दिखाकर विरोध जाहिर कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के इस ब्लैंक पेपर प्रदर्शन की वजह से चीन की एक कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में।
चीन में शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क चुका है। प्रशासन विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए लाठीचार्ज समेत दूसरे तरीकों को अपना रहा है। इसके बावजूद चीनी युवा हाथ में ब्लैंक पेपर लेकर विरोध प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। जहां विरोध प्रदर्शन के इस तरीके की सराहना हो रही है, वहीं ये चीन की लीडिंग स्टेशनरी कंपनी के लिए मुसीबत बन गया है। इन विरोध प्रदर्शनों की वजह से चीन की सबसे बड़ी स्टेशनरी कंपनी M&G स्टेशनरी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब से चीन में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, तब से M&G स्टेशनरी के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट में दावा किया जा रहा है कि कंपनी A4 साइज के पेपरों की बिक्री फिलहाल बंद कर देगी। जैसे ही ये खबर फैली, कंपनी के शेयरों में 3% की भारी भरकम गिरावट आ गई। चीनी सोशल मीडिया पर जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया गया था, उसमें बताया गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण ये बैन लगाया जा रहा है। हालांकि कंपनी ने इस डॉक्यूमेंट को फर्जी करार दिया है। कंपनी का दावा है कि उसके ऑपरेशन नॉर्मल चल रहे हैं। कंपनी के दावे के बावजूद सोशल मीडिया पर कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि M&G स्टेशनरी से A4 साइज व्हाइट पेपर बुक नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि M&G स्टेशनरी के चीन में 80,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं और चीन के अलावा ये कंपनी दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में कारोबार करती है। कंपनी की सफाई के बाद उसके शेयर थोड़ा संभले हैं। कंपनी के शेयर जरूर संभल रहे हों, लेकिन चीन में जारी विरोध प्रदर्शन अब जिनपिंग के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सख्ती बरतने के बावजूद हर दिन विरोध प्रदर्शन तेज होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब रुक करते हैं गुजरात चुनाव का। कुछ ही घंटों का वक्त बचा है गुजरात में चुनाव के पहले राउंड की वोटिंग शुरू होने में। कल सुबह 7 बजे से 89 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। दक्षिणी गुजरात और कच्छ सौराष्ट्र को तय करना है कि क्या उन्हें ब्रांड मोदी और गुजरात मॉडल पर टिके रहना है, या फिर कांग्रेस को 2017 से ज्यादा स्पेस देना है, या फिर कांग्रेस का हिस्से का वोट आम आदमी पार्टी में शिफ्ट करना है। पहले चरण की 89 सीटों पर कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट इसुदन गढ़वी समेत कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और मतदान से ठीक पहले, एक दिन पहले, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वीडियो युद्ध शुरू हो चुका है। आज बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के बयान का वीडियो जारी कर यह बताया कि किस तरह कांग्रेस नेता पीएम मोदी को गाली देते आ रहे हैं और इसका नतीजा होता है कांग्रेस की हार पर हार। जवाब में कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के पुराने बयानों का वीडियो जारी कर पलटवार कर दिया। कांग्रेस ने गोस्वामी तुलसीदास के दोहे के साथ इस वीडियो को जारी किया, जिसका मतलब होता है कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन खुद उन उपदेशों पर अमल करना मुश्किल। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की चुनौती को तवज्जो न देते हुए दावा किया कि यह पार्टी राज्य में खाता भी नहीं खोल पाएगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उनके साथ जो एक इंटरव्यू हुआ, उसमें शाह ने गुजरात में पिछले 27 साल से लोग बीजेपी पर लगातार भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी अप्रत्याशित जीत दर्ज करेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की दस्तक के सवाल पर शाह ने कहा कि हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो उस पार्टी को स्वीकार करते हैं या नहीं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अब भी राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर संकट के दौर से गुजर रही है और इसका असर गुजरात में भी दिख रहा है। एक वक्त में मूनलाइटिंग के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली आईटी कंपनियां अब नरम पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इस नरमी के पीछे एक बड़ी वजह है एट्रिशन रेट। टेक कंपनियां एट्रिशन रेट कम करना चाहती हैं और टैलेंट को रिटेन करने के लिए कंपनियां अब पॉलिसी में बदलाव कर रही हैं। अगर आप एक तरह से देखें तो एक तरफ पूरी जॉब इंडस्ट्री में लेऑफ्स की चिंता हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनियां अपने जो एसेट्स हैं, अपने जो महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं, उन्हें रोक कर भी रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है।
आप अपना तन मन अर्पण करके आप अगर अपना जॉब कर रहे हो, अपना पूरा 100% दे रहे हो, उसके ऊपर अगर आपको कुछ करना चाहते हो, ओके, एंड अगर वो हमारे LTI माइंट्री के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट नहीं करता है तो आप कर सकते हो। मून लाइटिंग को लेकर टैलेंट और टेक सेक्टर का नर्म होता रवैया। इसी नर्म रवैये के पीछे सबसे बड़ी वजह है एट्रिशन रेट कम करना और टैलेंट पूल को रिटेन रखना। इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज ने अब अपनी पॉलिसी में ऐसे बदलाव किए हैं कि एम्प्लॉइज बेहतर सैलरी या बेहतर पर्क्स की वजह से रिजाइन न करें। But what organizations are specifically doing is they are trying to do the segmentation of the work. So these policies, they are not opening up for everyone, but very critical, high impact talent or strategic talent, they are creating something known as a 2% organizational talent retention strategy. कई कंपनियां साल में 2 बार सैलरी बढ़ा रही हैं, तो कई बढ़िया काम करने पर कमाल के बोनस और इंसेंटिव्स दे रही हैं, क्योंकि टेक के दौर में इंडस्ट्री और बिजनेस का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। नास्कुम जिनोव की माने तो भारत में साल 2026 तक 14 से 19 लाख तक के टेक टैलेंट की कमी आ सकती है। इसीलिए स्टार्टअप्स हो या बड़ी बड़ी कंपनीज, हर कोई अपने टैलेंटेड एम्प्लॉयज को रिटेन रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। Now, indirectly, that hybrid environment where people are coming maybe twice or thrice in the office actually is working well for the companies. Now we have seen companies which are either in service or product giving appraisals twice a year. Every 6 months they are giving appraisals, and that too for the tech talent. एक तरफ छंटरियों का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ कंपनियां अपने टैलेंट पूल को रिटेन करने के लिए पॉलिसी में बदलाव कर रही हैं, सैलरी हाइक्स दे रही हैं या फिर एक्स्ट्रा पर्क्स दे रही हैं, क्योंकि आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज जिस तरह से चेंज हो रही हैं, AI की बात करें, डीप टेक की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, कुछ ऐसा टैलेंट पूल भी है जिसे कंपनी हर हालत में अपने साथ रखना चाहती है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। हम डिजिटल करेंसी के दौर में हैं और इससे न केवल इकॉनमी को रफ्तार मिलेगी बल्कि लेन देन की लागत में भी कमी आएगी। अगर हम यूं कहें कि रुपए ने नया अवतार ले लिया है तो गलत नहीं होगा। डिजिटल करेंसी जिसको लेकर काफ़ी बज़ है और RBI इसे अब रिटेल यूजर्स के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च कर रही है। क्या है इसके मायने, कितना कुछ बदलेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। डिजिटल रुपया यानी रुपए का नया अवतार। इससे डिजिटल लेन देन का तौर तरीका बदल जाएगा। फिलहाल तो RBI इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू कर रही है। डिजिटल करेंसी को लेकर सरकार का मकसद इंडियन इकोनॉमी को कैशलेस करना नहीं है, बल्कि लोगों को डिजिटल करेंसी का भी विकल्प देना है। साथ ही आगे जाकर ये देखना है कि कैश का इस्तेमाल कम हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नोट छापना बंद हो जाएगा। डिजिटल करेंसी के चलन करेंसी की छपाई के खर्चे को भी कम करने में मदद मिलेगी। फिलहाल रुपए को वॉलेट में पड़ा कैश ही मानिए, क्योंकि आपके वॉलेट में आम चलन वाले नोट जैसे 500, 200, 100, 50 रुपए के नोट के तौर पर यह डिजिटल करेंसी दिखाई देगी। इस पर कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा। डिजिटल रुपए को फिजिकल में भी बदला जा सकता है। इससे पहले RBI 1 नवंबर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत होलसेल डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर चुकी है। इसकी शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर ही रिटेल डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया जा रहा है। रिजर्व बैंक के इस डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC नाम दिया गया है। RBI ने ई-रूपी के लिए 8 बैंकों को चुना है। इसमें शुरुआती यानी पहले चरण में SBI, ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक शामिल होंगे। आगे के चरण में बैंक ऑफ बड़ौदा, UBI, HDFC बैंक और कोटक बैंक को शामिल किया गया है। अब बताते हैं कि कैसे रिटेल डिजिटल करेंसी काम करेगी। दरअसल इसका डिस्ट्रीब्यूशन चुनिंदा बैंकों के जरिए होगा। वाया डिजिटल वॉलेट इसका लेन देन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या मर्चेंट के बीच किया जा सकेगा। पहले तो इसे ऑनलाइन जारी किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल के लिए बैंक खाते और स्मार्टफोन का होना जरूरी है। पहले आप अपने बैंक के जरिए पैसे के बदले वॉलेट में डिजिटल करेंसी लेंगे। इसके बाद अगर आपको किसी दुकानदार को डिजिटल रुपए के तौर पर भुगतान करना है तो उसके QR कोड को स्कैन करके भुगतान किया जा सकेगा। आगे जाकर दूसरे वॉलेट भी इसमें जोड़ने का प्लान है, ताकि बिना बैंक खाते के भी लोग डिजिटल रुपए का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन KYC की शर्त हर हाल में पूरी करनी होगी।
आपके मन में सवाल उठ सकता है कि अब तक चल रहे डिजिटल लेन देन से रिटेल रुपए का लेन देन अलग कैसे है। तो आपको बताते हैं कि अब तक के डिजिटल लेन देन के बीच में आने वाले बैंकों का सेटलमेंट हमारे लिए तुरंत होता है, लेकिन कई बार बैंकों और पेमेंट सिस्टम के दूसरे हिस्सों के लिए तत्काल नहीं होता। लेकिन आरबीआई का डिजिटल रुपए के लेन देन का सेटलमेंट तत्काल हो जाएगा, क्योंकि ये लेन देन सीधा रिजर्व बैंक के खाते से होगा। डिजिटल रुपए के चलन से नोट के सड़ने, गलने, कटने, फटने, पैसा चोरी होने के अलावा गलती से दूसरे के खातों में जाने, फंड साइफनिंग आदि की चिंता कम हो सकेगी। इससे डिजिटल रुपए का चलन तो बढ़ेगा ही, साथ ही देश भी आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाजार ने आज लगातार तीसरे दिन नए हाई का रिकॉर्ड बनाया। सेंसेक्स आज पहली बार 63,000 के पार पहुंचा। बाजार को मेटल, एनर्जी, ऑटो और रियल्टी शेयरों से सपोर्ट मिला। इंफ्रा और एफएमसीजी शेयरों में तेजी रही। एफएमसीजी इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। बाजार में खरीदारी का माहौल बना हुआ है और निवेशकों का सेंटिमेंट पॉजिटिव बना हुआ है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 418 अंकों की तेजी के साथ 63,100 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये 63,303 के नए ऑल टाइम हाई पर भी पहुंचा। निफ्टी भी 140 अंकों की तेजी के साथ 18,758 के स्तर पर बंद हुआ। इंट्राडे में कारोबार के दौरान इसने पहली बार 18,800 का आंकड़ा पार कर दिया और 18,816 के नए उच्चतम स्तर पर पहुंचा। कुशल बता रहे हैं पूरे दिन का एक्शन। जी, तो मिड वीक सेशन के दिन काफ़ी ऐतिहासिक स्तर बनते हुए नजर आए, जहां पर निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई तो लगाया ही, साथ ही लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग भी दिखाई। इनफैक्ट बैंक निफ्टी की भी आज के सत्र में ही लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बनते हुए नजर आई। डेफिनेटली निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स यहां पर भी फोकस रखना था आपको, क्योंकि इसने भी लाइफ टाइम हाई आज के सत्र में दर्ज किया। बट लार्जली जिस तरह का रुझान ऑटो इंडेक्स में बनता हुआ नजर आया आज के दिन में, वो बहुत ही शानदार था। कल नवंबर ऑटो के बिक्री आंकड़े आने वाले हैं और उसके पहले आपको क्लियर कट एक्शन काफ़ी सारे जो ऑटो स्टॉक्स है उसमें आते हुए नजर आए। इनफैक्ट निफ्टी का टॉप गेनर M&M निकल कर आया, ऑलमोस्ट 4.5% के गेन्स यहाँ पर आते हुए दिखे, फॉलोड बाय हिंडाल्को। यहाँ पर भी मेटल स्पेस ऑटोज के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन तेजी आज के सत्र में सुबह से ही बनाते हुए नजर आ रहे थे। गिरावट इंडसइंड बैंक, SBI समेत ITC और HCL टेक में आती हुई नजर आई और साथ साथ कुछ स्टॉक्स इन फोकस थे, जिसमें जोमैटो 3.5% के गेन्स दिखाए, पर दूसरी तरफ ग्लैंड फार्मा ऑलमोस्ट 5.5% तक की गिरावट भी होती हुई नजर आई। MSCI एडिशंस की बेसिस पर वरुण बेवरेजेस, KRBL, डेटा पैटर्न जैसे स्टॉक शामिल रहे। यहाँ पर बेहतरीन तेजी आखिरी आधे घंटे में काफी सारे स्टॉक्स पर भी आती हुई दिखी। इनफैक्ट टॉप गेनर्स में गो फैशंस लगभग 12% के गेन्स यहाँ पर आए और साथ साथ आप देखिए यहाँ पर बजाज होल्डिंग्स, हुडको, कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स में भी 7 से 10% तक की तेजी आती हुई दिख रही थी। टॉप लूजर्स में IRFC, न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसे स्टॉक शामिल थे। 5.5 से 7.5% की गिरावट हमें आती हुई दिखी। और सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो मेटल स्पेस डेफिनेटली आज का स्टार परफॉर्मर रहा, जहां पर ऑलमोस्ट 2% के गेन्स थे। एनर्जी, ऑटो और रियल्टी स्पेस भी काफ़ी बेहतरीन तेजी दिखाई। इनफैक्ट शिपिंग शेयरों में भी जो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं उसमें भी जमकर खरीदारी आती हुई दिखी, जिसमें गार्डन रीच शिप बिल्डर्स टॉप गेनर निकल कर आया। तो लार्जली मेटल्स और ऑटोज आज इन दो स्पेसिस के नाम पूरा दिन रहा। अब देखना होगा कि कल जो कि वीकली एक्सपायरी है, बाजार किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। क्या एक और लाइफ हाई हमें बनता हुआ दिखता है निफ्टी में या नहीं। और नेचुरल गैस की कीमतों के लिए फॉर्मूला सुझाने के लिए बनी पारिक कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंप दी है। सस्टेनेबल गैस प्राइसिंग कमेटी के अध्यक्ष किरीट पारिक ने आज ये रिपोर्ट सौंपी। कमेटी ने जनवरी 2027 से गैस को बाजार भाव से जोड़ने का सुझाव दिया है। इसमें पुराने फील्ड से गैस का फ्लोर प्राइस $4 प्रति MMBTU रखने की सिफारिश की गई है। साथ ही गैस का प्राइस बैंड $4 से $6.5 प्रति यूनिट रखने का सुझाव भी दिया गया है। साथ ही कमेटी ने गैस प्राइस को इंपोर्टेड ऑयल से जोड़ने की सिफारिश भी की है। कमेटी ने कहा है कि नेचुरल गैस को GST के दायरे में लाया जाए और GST में लाने पर राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा दिया जाए। ये हमने फ्लोर प्राइस में किया है कि न्यूनतम प्राइस इसके $4 पर MMBTU होनी चाहिए और अधिकतम प्राइस कुछ 6.5% डॉलर पर MMBTU होनी चाहिए।
और वो जो अपर लिमिट है, मैक्सिमम प्राइस है, वो हर साल 0.5 हाफ डॉलर बढ़ेगी। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।